हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं बढ़िया होंगे। अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आ जाइए, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, जुड़ गए क्या? आ तो गए बच्चे सभी। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। देखिए बच्चों, हाँ भाई, तो जल्दी से कल का रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या पढ़ा था, फिर हम अगला करवा रहे हैं आपको। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। थोड़ी सी लाइटिंग कम दिख रही है, बढ़ गई। चलिए, हाँ भाई, ललित, कान्हा, राखी, रवि, समीक्षा, सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए बच्चों, बेटा मैंने कल की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। अपलोड हो चुकी है। ठीक, वीडियो को तभी आपको क्लिक करना होता है जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखने जाएं। तो देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी से देखेंगे बेटा। हमने कल पढ़ा था बेटा सबसे पहले विद्युत के बारे में, कि भाई विद्युत क्या होती है। हमने घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा था, घर्षण विद्युत क्या होती है। इसके बाद हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश के प्रकार पढ़े थे, आवेश के प्रकार पढ़े थे बेटा हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था आवेश उत्पत्ति का, क्या पढ़ा था, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये मैंने कल आपको टॉपिक करा दिए थे, यही कराए थे कि एक आध और था, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद और भी थोड़ा बताया था, चालक तथा कुचालक। क्या बताया था? चालक तथा कुचालक, चालक तथा कुचालक। कुचालक कह दो या विद्युत रोधी कह दो, एक ही बात है। चालक तथा कुचालक मैंने आपको बताया था, इनमें अंतर भी बताया था। तो ये हमारे कल के टॉपिक थे। कुछ इन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई जब भी दो वस्तुओं को, कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से उनमें हल्की सी आवेश आ जाता है। तो आवेश एक इस प्रकार की एनर्जी होती है जो किसी वस्तु पर यदि आ जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये पदार्थ विद्युत में हो गया या आवेशित हो गया। ठीक, अब इस आवेश को यदि बहने नहीं दिया जाए तो इसी को हम कहते हैं बेटा स्थिर विद्युत। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत। और आवेश को अगर बहने दिया जाए तो वो धारा विद्युत हो जाती है, जो कि हमारी अगली यूनिट होती है। अब देखिए बेटा, आज के हमारे सबसे पहले नंबर का टॉपिक क्या है, आवेशन की विधियां। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, आवेशन की विधियां। सर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है बच्चे, किसी भी वस्तु पर आवेश या किसी भी वस्तु को आवेशित कितने तरीके से किया जा सकता है, या किसी वस्तु पर आवेश को हम कैसे लेकर आए। वस्तु तो उदासीन है, ये उदासीन है, परमाणु उदासीन है, तो उस वस्तु पर हम, परमाणु पर वस्तु पर आवेश को कैसे लेके आए। तो बेटा आवेशित वस्तुओं के आवेशन की विधियां, ये आप अच्छे से कल की वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं बेसिक बेसिक क्लियर खत्म कर दूंगा और जितना ज्यादा हो सकता है उतना बताऊंगा। तो थोड़ा सा जल्दी बेटा, सबसे पहली विधि होती है जिसका की नाम होता है प्रेरण। कौन सी विधि बेटा? प्रेरण विधि। और दूसरी होती है बच्चे आपकी, या आपकी किताब के हिसाब से पहले आप चालन विधि ले लो। हाँ, चालन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छी लगे। अरे प्रेरण पहले पढ़ लो, चालन पहले पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चालन विधि और दूसरी होती है बच्चे आपकी प्रेरण विधि। चलो इधर मैं एक ही उसमें सब कराऊंगा, पूरा एक ही बोर्ड पर, तो इसलिए जगह थोड़ी सी अभी से बचा के चलें। चालन विधि और यहाँ पे आ जाएगी बेटा आपकी प्रेरण विधि। तो देखिए चालन विधि में क्या होता है, और चालन विधि से हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, चालन विधि में हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो ध्यान से सुनना कि चालन विधि में क्या होता है बेटा, कि एक आपके पास आवेशित वस्तु है, एक आपके पास आवेशित वस्तु है। उस कैसे आवेश आया सर उसके पास घर्षण से आवेश आ गया, या घर्षण करना भी एक आवेश उत्पन्न करने का एक सिद्धांत होता है, या घर्षण करके भी हम वस्तु में आवेशित कर सकते हैं या वस्तु पर आवेश ला सकते हैं। ठीक, अब बच्चों की एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है। अब हमें अनावेशित वस्तु पर क्या लेके आना है बेटा? आवेश लेकर आना है।
तो हम क्या करेंगे बेटा, जो आवेशित वस्तु है उसको अनावेशित वस्तु से टच कराएंगे या क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो वो जो आपकी आवेशित वस्तु है उससे अनावेशित वस्तु पर आवेश चला जाता है। सर कैसे, देखिए एक ये छड़ है बेटा आपकी, ये क्या है, छड़ है, इस पर कौन सा आवेश है, जो इस पर आवेश है, कुछ भी मान लो आप, धनावेश मान लो, क्या मान लो आपने, मान लिया इस पर धनावेश है, प्लस 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 से हम इसको दर्शा रहे हैं, ये क्या है बच्चे आपका धनावेश है, इस पे पूरे पे फैला हुआ है इस पे। अब हमने बेटा यहां पर एक कुचालक स्टैंड पर क्या रख दिया, एक कुचालक स्टैंड पर एक अन्य चालक रख दिया, ये देखिए ये अनावेशित चालक था, क्या था बेटा, ये अनावेशित चालक था, इससे हमने स्पर्श करा दिया, इसको ध्यान से समझे इस बात को, क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया हमने बेटा। ये कुचालक स्टैंड है, ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा आपका कुचालक स्टैंड है। तो आप ध्यान से समझें कि जब भी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो जो अनावेशित वस्तु है उस पर इस वस्तु का आवेश चला जाता है। अब इसको यदि आप दूर दूर कर लोगे तो क्या होगा पता है, इस वस्तु का जो आवेश था वो कम हो गया, इस वस्तु का जो आवेश था वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया, और वो कहां पहुंच गया, इसको आपने दूर कर लिया ना, इस वस्तु पर पहुंच गया, देखिए दूर कर लिया आपने इसको, वही है ये वस्तु और वो वस्तु दोनों, तो ये जो आपका प्लस आवेश था वो इस पर आ गया, समझ में आ गई मेरी बात, तो इस तरीके से ठीक है बेटा, बात आई मेरी समझ में, क्या कि चालन विधि में क्या होता है, चालन विधि में हम एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में लाते हैं और लाकर उनको स्पर्श कराते हैं, क्या कराते हैं, ये अनावेशित वस्तु ये आवेशित, इनको स्पर्श कराना है, तो स्पर्श कराने से जो आवेशित वस्तु का आवेश होता है वो अनावेशित वस्तु के पृष्ठ पर फैल जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितना आवेश इसका कम हुआ, जितनी इसके आवेश में कमी हुई, यही इतनी ही वृद्धि इस आवेश में या अनावेशित वस्तु के आवेश में होती है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलो जैसे इसका आवेश पहले था 10 कूलम, अब बचा 8 कूलम, तो बेटा इसका आवेश कितना था 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 कूलम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनावेशित आवेशित वस्तु के आवेश में जितनी कमी होती है अनावेशित वस्तु के आवेश में उतनी ही वृद्धि होती है जब हम चालन विधि से क्या कराते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कराते हैं। ठीक, चलो अब अगला आता है बेटा आपका प्रेरण विधि। क्या आता है, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं बेटा, प्रेरण विधि में एक आपकी चालक वस्तु है, एक आपकी चालक वस्तु है, उसके पास में बच्चे एक अनावेशित वस्तु, ये कैसी है, आवेशित वस्तु है, इस तरीके से धनात्मक आवेश इस पे हम कहेंगे पूरा है, या आप ऋणात्मक भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। हमें क्या करना है, जो एक और बेटा आपकी अनावेशित वस्तु है उसको पास में लेके आना है। बेटा इसमें टच नहीं कराना है, ध्यान से, इसमें टच नहीं कराना है, इसको केवल हम पास में लेके आए। ये कैसी है, आवेशित वस्तु, कैसी है, आवेशित वस्तु है, और ये कैसी है बच्चे, आपकी अनावेशित वस्तु है। तो जब भी आप एक आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु को लेके आते हो, केवल लेके आना, तो जैसे ही आप पास में लेके आ, जैसे इन दोनों को मान लो आप, इनमें से कोई भी एक आवेशित मान लो, कोई भी एक अनावेशित मान लो, तो आप जैसे इसके पास में लेके, स्पर्श नहीं कराना, तो बच्चे जो अनावेशित वस्तु होती है उसके पास वाले सिरे पर जो इस आवेशित वस्तु पर आवेश था उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। और जो दूर वाला सिरा है उस पर क्या हो जाता है बेटा, सेम प्रकृति का, जैसा इस पे था। सर मतलब ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये धनावेश था तो इसके पास वाले सिरे पर यहां आ जाएगा ऋणावेश, और इसके दूर वाले सिरे पर यहां आ जाएगा बच्चे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से, ये कंडीशन है। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपको गोला नहीं बनाना है तो दूसरा, देखो किताब में गोला भी बन रहा है और ऐसे ही बन रहा है कि ये हमने एक और वस्तु ले ली, ये देखिए एक और वस्तु ले ली और उसको भी काय पे रख रखा है बेटा, कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ध्यान से, नहीं तो आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। ये कुचालक स्टैंड है, ध्यान रखना है, क्या है, कुचालक। और ये कैसी हैगी, अनावेशित वस्तु। कैसी थी, अनावेशित वस्तु। बच्चों अब ध्यान से, कैसा बच्चे, ये धनात्मक आवेश था ना, तो इसके पास वाले सिरे पर कैसा, माइनस प्रकार का,
विपरीत प्रकार का, यहां ऋण होता तो यहां धन आता, और दूर वाले सिरे पर बिल्कुल सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, जैसे ही इन वस्तुओं को पास में लेके आए थे, ध्यान से, पास में लेके आए थे, तो जो प्रेरण विधि से पास वाली जो अनावेशित वस्तु थी उस पर आवेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाले सिरे पर सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आती है, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आती है। क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसके आवेश में कोई कमी। अब हमने क्या कर लिया बेटा, इसको दूर ले गए, इसको इधर ले गए और इसको दूर ले गए, क्या होगा, इसका आवेश इसके पास है वैसा का वैसे ही, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसका जो आवेश था वो गया, इसका जो आवेश था क्या वो गया, फिर से अनावेशित हो गई बेटा, लेकिन इसका जो आवेश था वो अभी भी है। बेटा आप अंतर समझिए कि जब मैं इनको पास में स्पर्श कराया था मैंने, तो इसका आवेश इस पर चला गया, वस्तु पर, आवेशित वस्तु का अनावेशित वस्तु पर चला गया, और दूर करने पर इसको मैं दूर ले आया, इसको दूर ले आया, तब भी क्या हुआ, इसके आवेश में कमी हो ही गई, परमानेंट, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उतने आवेश में कमी। लेकिन इसके आवेश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दूर हटाने पर इसका जो आवेश है वो नहीं रहता है। इतनी बात मेरी आ गई समझ में? अब यदि आप कहो कि सर अब तो ये आवेशित हुई नहीं, आपको तो इसको आवेशित करना था, अब तो ये आवेशित हुई नहीं, तो क्या किया जाए सर? तो फिर उस कंडीशन में एक काम कीजिए, आप ऐसे करिए कि आप एक काम करिए, एक आवेशित वस्तु लिया आपने, ध्यान से, अब मैं आपको एक पर काम करूं, ये आवेशित वस्तु ले ली और ये अनावेशित वस्तु ले ली, कुछ अलग स्टैंड पर आपने रख दिया। ध्यान से, ये कैसी है बेटा आपकी, बेटा ये वस्तु को ऐसे क्यों ले रहा था मैं इस तरीके से, और ऐसे क्यों नहीं ले रहा मैं बिल्कुल आयताकार वे में, उसके कुछ रीजंस होते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं, आप ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन अभी समझने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो। चलो, तो मैंने प्लस 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 इसका तरीके से रख लिया, तो बच्चे इसके पास वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आवेश, और इसके दूर वाले सिरे पर क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्लस प्लस आवेश। ध्यान से समझना बात को, ठीक है, हो गया उत्पन्न। आप एक काम करिए बेटा, ये जो दूर वाला सिरा था इससे आप एक काम करिए, एक तार लेकर और जमीन में जोड़ दीजिए, पृथ्वी में, कहां जोड़ दिया आपने, पृथ्वी में, पृथ्वी में जोड़ दिया, तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन आकर और इसके आवेश को समाप्त कर देंगे। या आप ऐसा समझ सकते हो कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स का धनावेश कहां चला गया बेटा, पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी कितना भी आवेश ग्रहण कर सकती, अर्थिंग कर देते ना, अर्थिंग, बस वही कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको मैं जैसे ही दूर लेके जाऊंगा, अब इसको मैं जैसे ही दूर लेके जाऊंगा, तो इसका जो आवेश था वो तो वैसा का वैसा ही है, उतना का उतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अब अर्थिंग वगैरह आपने हटा दी, तो बच्चे ये जो माइनस आवेश है ये इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, ये जो माइनस आवेश है इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, तो हो गई वस्तु ऋणावेशित, हो गई क्या वस्तु ऋणावेशित, समझ में आ गया? आगे का मेरी बात समझ में, ये कंडीशन होती है। तो बेटा प्रेरण विधि और चालन विधि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम, और भी कंडीशन है, यदि आपको और दो अलग अलग वस्तुओं को आवेशित करना है तो उनको भी आप कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया चालन विधि, अंतर दोनों में अभी हाल बताऊंगा, पूरा का पूरा अंतर दोनों में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए चालन विधि और प्रेरण विधि में अंतर सुन लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से, चालन और आपका दूसरा में यहां पे आ जाएगा बेटा प्रेरण। देखो मैं शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहला, चालन में हम क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, इसमें हम स्पर्श नहीं कराते हैं। नंबर दूसरा बेटा, इसके इसमें जो वस्तु के आवेश में कमी हो जाती है, वस्तु के आवेश में कमी हो जाती है, समझे आप बात को। इसमें बेटा बाद में वस्तु के आवेश में कमी नहीं होती, कमी नहीं, आप पूरा अपने हिसाब से लिखें अच्छे तरीके से। तीसरा क्या है बेटा आपका, तीसरा है बेटा कि दूर हटाने पर भी इसमें अस्तित्व रहता है आवेश का, ये वस्तु परमानेंट आवेशित हो जाती है, और जितनी इसमें कमी उतनी उसमें वृद्धि होती है। दूर ले जाने पर, दूर ले जाने पर आवेशित होती है, जो वस्तु आवेशित की थी वो दूर ले जाने पर आवेशित होती है, और इसमें बेटा आवेश नहीं रहता, आवेश नहीं रहता। चलिए एक पॉइंट और है बेटा चौथे नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाँ,
कि बेटा जिस इस प्रेरण विधि में इसमें क्या होता है बेटा, एक आवेशित वस्तु में जितने आवेश की कमी हुई थी उतनी इसमें वृद्धि, यानी कि कमी वृद्धि बराबर, इसमें जितनी कमी और वृद्धि बराबर, एक वस्तु में कमी एक वस्तु में वृद्धि बराबर, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लास्ट वाला है बेटा, प्रेरण विधि में अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश केवल तभी तक रहता है, कब तक रहता है, जब तक हम इसके पास में रखेंगे, जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो नहीं रहता। तो इन चार अंतरों को मैं एक बार अच्छे से आपको बोल के बता देता हूं, पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी आपको एक बार अच्छे तरीके से भाषा के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से। प्रेरण विधि में आवेशित करने में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, प्रेरण विधि में पास रखा जाता है, और चालन विधि में बेटा टच कराया जाता है, ठीक, पहला। दूसरा है विपरीत प्रकृति का, हाँ ये तो अपन ने देखा ही नहीं कि बेटा चालन विधि में अगर आप धनावेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु को लेके आओगे तो इसमें धनावेश उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेरण विधि में क्या होता है, आप अगर धनावेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु लेके आओगे तो इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाले सिरे पर सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। फिर प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु के आवेश के परिमाण पर, इस पर आवेशित वस्तु के आवेश के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें आवेश में कमी आ जाती है। और बच्चे यहां पर प्रेरण विधि में अगर हम बात करें, प्रेरण विधि में अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश केवल तभी तक रहता है जब तक इनको पास में रखा जाता है, जैसे ही हम इसको दूर दूर ले जाते हैं तो आवेश नहीं रहता, और ये आवेश हमेशा रहता है। तो ये मैंने आपको बेटा आवेश के बारे में आवेशन की विधियां बता दी, दो विधियां, एक चालन और एक प्रेरण, उनमें अंतर भी बता दिया, और कैसे वस्तु को आवेशित कर सकते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, बिल्कुल आगे बढ़े, अगला टॉपिक पढ़ें, आवेशन की विधियां खत्म। आप तीसरी विधि में आवेशन की विधि ऐसी ले सकते हो बेटा, घर्षण, यदि पूछ लिया जाए कि घर्षण से भी तो आवेशित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, दो वस्तुओं को घर्षण से आपस में रगड़ कर ऐसे इसको आवेशित किया जा सकता है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेरण विधि में बिना टच किए आवेश कैसे आता है। यहां पर तो स्पर्श कराते हैं तो ये आवेश चला जाता है, तो होता क्या बेटा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे कि ये आवेशित वस्तु है, इस पर बहुत सारा आवेश है, ये अनावेशित वस्तु कोई आवेश नहीं है, लेकिन होता क्या है बेटा कि इस पर धनावेश है। तो ये जो आपकी अनावेशित वस्तु है, ध्यान समझने में क्या बता रहा हूं, ये जो अनावेशित वस्तु है बच्चे, इसके जो परमाणु है, इसके जो परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बेटा इधर की ओर खिंच के आ जाएंगे। मैंने कल बताया था आपको, विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करता है, आकर्षित। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ कुचालक है मान लिया, ये कुचालक है मान लिया, लेकिन फिर भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के धनावेश से क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा धनावेश है, तो ये पास में सब आकर्षित होकर कहां गए, एक तरफ। अब बेटा ये है इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु को छोड़कर आया है, वो परमाणु क्या हो गया, धनावेश, समझो ना, वो परमाणु क्या हो गया, धनावेश, तो ये अपने आप का हो गया धनावेश, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ऋणावेश। तो मेरी बात समझ में आई आपको, आकर्षण बल के कारण ये आवेश पास में आ जाता है, और जैसे इसको हमने हटाया तो ये वापस चले जाता है, क्योंकि अब आकर्षण बल क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, अगला टॉपिक पे अगले टॉपिक की ओर कूच करेंगे बेटा। चलो बच्चे कह रहे हैं नहीं है सर जी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, यस सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए आगे हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे, ठीक। मैंने आवेशन की विधियां भी बता दी और मैंने दोनों में अंतर भी बता दिया है, आप एक बार अच्छे से इसको, और इनको ऐसे रटना नहीं होता है, सिंपल तरीके से हमको पता होना चाहिए। इस पे से ओटी वगैरह यदि आपके परीक्षा में आती हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो, बाकी थ्योरी वगैरह ज्यादा इसमें से नहीं आती, और यदि आती है और आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप थ्योरी को अपने मन से अच्छे से लिख सकते हो, किताब वगैरह में लिखी होती है आप पढ़ सकते हो, कोई सी भी कंपनी की आप किताब ले सकते हो, उसमें मेरे टॉपिक जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को जरूर दे रखा होगा। आगे आवेश के संबंध में कुछ तथ्य, अब आता है बेटा आवेश के गुण कह दो, या आवेश को समझने के लिए आवेश के संबंध में कुछ तत्व। तो अब पॉइंट समझे आप, आवेश के संबंध में कुछ तत्व का तात्पर्य क्या हुआ, सर ये टॉपिक किस टाइप का है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपके इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आवेश की जो थोड़ी बहुत कुछ बातें रही होंगी, थोड़े बहुत कुछ डाउट्स रहे होंगे, वो डाउट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहला है बेटा आवेश अदिश राशि है। अब ये तो सबको ही पता है, आवेश नहीं अदिश राशि है, ये सबको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि
कोई भी भौतिक राशि यदि हमने पढ़ी है तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वो सदिश है कि अदिश है। ठीक, चलिए तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि आवेश एक अदिश राशि है। तो इसका तात्पर्य है कि धनात्मक आवेश कोई होगा। कैसा? धनात्मक आवेश कोई होगा तो उसको हम बेटा प्लस से दर्शाते हैं, और ऋणात्मक आवेश होता है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। ऋणात्मक आवेश को क्या दर्शाते हैं? माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए धनात्मक आवेश को प्लस से, ऋणात्मक आवेश को माइनस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा है बेटा आपका कि विद्युत आवेश योज्य है, अर्थात अरे जुड़ सकता है। विद्युत आवेश योज्य है। सर ये योज्य का क्या तात्पर्य हुआ? योज्य है, अरे इसका तात्पर्य यह है बच्चों, अर्थात यदि किसी वस्तु पर मान के चलो 6 कूलम आवेश है, या कोई मान के चलो आपने इस तरीके से दे दिया कि एक वस्तु है उस पर 6 कूलम आवेश है। कितना? 6 कूलम। आपने 2 कूलम और दे दिया उसको, तो टोटल कितना हो गया बेटा आपका? 6 कूलम प्लस 2 कूलम कितना हो गया? 8 कूलम। ये कह रहा है ठीक कि विद्युत आवेश योज्य है, अर्थात किसी वस्तु पर पहले से आवेश है, आपने उसको और आवेश दे दिया तो आवेश जुड़ जाएगा, आपने उसके आवेश में कमी कर दी तो आवेश घट जाएगा। यानी आवेश को, अर्थात आवेश को साधारण संख्याओं की तरीके से जोड़ा या घटाया जा सकता है। यह इस टॉपिक का अर्थ है कि विद्युत आवेश योज्य है। ठीक, आगे फिर इसके बाद बात कर, जैसे मान के चलो किसी वस्तु पर ऐसे आवेश है प्लस का 2 क्यू, क्यू का मतलब आवेश को क्यू से ही प्रेजेंट करते हैं बेटा, और एक है माइनस क्यू। अब आपसे पूछ लिया गया कि कुल आवेश कितना है, तो जोड़ दो दोनों को, तो आप बेटा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस, तो कितना बचेगा आपका? केवल क्यू आवेश बचेगा। तो जिस तरीके से मतलब संख्याओं को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उसी तरीके से आवेश के संबंध में बातें होती हैं। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। सर इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक वस्तु पर मान के चलो इस तरीके से आवेश है, ये कोई भी वस्तु है, इस पर 5 कूलम आवेश है, 5 क्यू आवेश है। ठीक, अब बच्चे इसको भी वेग से गति करा दी हमने, इसको भी वेग से गति करा दी, तो इसके आवेश में कोई अंतर नहीं आएगा, जो आवेश है वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ लो आप बात को जल्दी से। हो गया बेटा? हो गया? ये 3 बातें आपको समझ में आई। आवेश अदिश राशि है, धनात्मक आवेश को प्लस से, ऋणात्मक आवेश को माइनस से दर्शाते हैं। विद्युत आवेश योज्य है, इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ा घटाया जा सकता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश है, जितना है भी वेग से गति करने लगेगा तब भी उस पर उतना ही आवेश होगा। चलिए अगला है, यदि आवेश वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। ऐसा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश, क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश उसके आकार के तुलना में, किसी वस्तु पर आवेश उसकी आकार की तुलना में बहुत कम है, आकार की तुलना में बहुत कम है। सर इसका अर्थ क्या हुआ? यदि किसी वस्तु पर आवेश उसके आकार की तुलना में बहुत कम होता है, या फिर यदि आवेशित वस्तु का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है। चलो इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान के चलो एक बेटा आपकी यहां पर कोई वस्तु है, उस पर आवेश है, ध्यान से समझना ठीक, और एक बहुत दूर वस्तु एक ये रही, इस पर आवेश है, प्लस माइनस जैसा भी मान लिया आपने। ठीक है, इस पर आवेश है और इस पर आवेश है, इनका आकार कितना है बेटा आपका? छोटा है, देखो, और उसका आकार क्या है बेटा आपका? छोटा है, तो दोनों का आकार छोटा है, लेकिन बीच की दूरी कितनी है? बहुत ज्यादा। बीच की दूरी कितनी है? बहुत ज्यादा। तो बेटा इन आवेशों को हम ऐसे ना मान के केवल एक बिंदु आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बिंदु आवेश। अर्थात इसका तात्पर्य इसको भी एक बिंदु मान लेंगे और इसको भी एक बिंदु मान लेंगे। सर इसका अर्थ क्या है? देखो बेटा ऐसे समझना है आपको, सिंपल सी बात है। आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, या किसी ने भी आप कहीं से भी आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत गति वगैरह के बारे में, तो आपने बच्चे जो कार है
स्कूटर है, मोटरसाइकिल, बस वगैरह जो भी है, हम उसको क्या मानते थे, एक बिंदु मानते थे। जैसे एक ट्रक है, एक ट्रक है, यदि उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी तो 1 मीटर मान्य रखती है, लेकिन एक ट्रक सुबह से चला और शाम तक चला, उसने 1000 किलोमीटर दूरी तय कर ली बच्चे। अब 1000 किलोमीटर की अपेक्षा हम क्या मानेंगे, अब मैं आपसे कहूं एक ट्रक ने 1000 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो ये बेटा 1000 किलोमीटर है, मान के चला आपने कितनी है, 1000 किलोमीटर। अब यहां से वो ट्रक चला होगा, यहां से वो ट्रक चला होगा और ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब बच्चे यदि ये 1000 किलोमीटर है तो क्या इस ट्रक को आप इतना बड़ा बनाओगे, इस ट्रक को आप बोलोगे कि एक बिंदु ए से एक ट्रक चला और कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो आपने ट्रक को क्या मान लिया, बिंदु। बस यही बात है कि यदि किसी वस्तु का आकार, यदि किसी वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, क्या बोला, वस्तु का आकार उनके बीच की डिस्टेंस की तुलना में कैसा है, बहुत कम है, तो उस वस्तु को हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बिंदु आवेश मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बेटा आवेश के संबंध में कुछ तथ्य, तत्व नहीं, कुछ तथ्य। तत्व किसने लिख दिया, तथ्य, ठीक, फैक्ट्स, तथ्य, फैक्ट्स। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये टॉपिक आया समझ में। आवेश अदिश राशि है, धनात्मक आवेश को प्लस है, ऋणात्मक आवेश को माइनस है। विद्युत आवेश योज्य है, नॉर्मल विधियों से द्वारा जोड़ा जा सकता है, अंक गणित में जैसे हम क्वेश्चनों को जोड़ सकते हैं। अर्थात एक बस, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10 रुपए का नाश्ता कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो क्या हो गया बेटा, आपके पास 90। तो बस यही वाली बात है कि 100 कूलम आवेश है किसी वस्तु के पास, उसने 10 कूलम आवेश किसी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा आपका, समझ जाओ, 90 कूलम, बस वही वाली बात है। और आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। यदि एक आपके कमरे में पंखा वगैरह चल रहा होगा, तो उस पंखे की आपकी जो ब्लेड्स हैं, पंखड़ियां हैं, उन पर आवेश है, मान के चलो आपने पंखा बंद कर रखा और उन पर आवेश है, आपने पंखा चला दिया, वो घूमने लगा, तो उनके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि यदि वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो वस्तुओं को हम बेटा बिंदु वस्तु मान लेते हैं। तो ये 4 बातें आपको आवेश के बारे में समझ में आ गई होंगी। आगे अब एक अगला टॉपिक, अब यहां से पाठ चालू होता है बेटा। ये जो मैंने बताया ये बेस ही बेस था अभी तक, हालांकि अभी भी बेस है, वो तो लगभग सभी बेस है। आगे तक जाएंगे कि पढ़ने के लिए, पूरी किताब के लिए ये चैप्टर तो आपका पूरा बेसमेंट है और सबसे मजबूत यही होना चाहिए। अगला टॉपिक देखिए, समय को बहुत अच्छे से कवर करना है आज हमको। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है, कोई से टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोला बेटा, परीक्षा में यहीं से आते हैं प्रश्न, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझ, बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, नीट में, आईआईटी में, भाई साहब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल आवेश संरक्षण के सिद्धांत, कोई हल्का पतरा नहीं है। देखो तो बेटा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, मैंने बोला आप पूरा लिखेंगे अच्छे तरीके से कि किसी पृथककृत, कैसे लिखते हैं पृथककृत, सही तो लिखा है, किसी पृथककृत निकाय या सिस्टम, किसी पृथककृत निकाय में आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, पृथककृत निकाय में ना ही किसी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है बेटा आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी भी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक, इसके उदाहरणों को समझना रहता है हमें। सर अर्थ अर्थ क्या है इसका, थोड़ा सा तो और बता दो, आगे ही तो बढ़ गए आप। अरे आप घबराए ना, मैं सब बता रहा हूं बिल्कुल भी। देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपसे ये कहता है कि पृथक्कृत निकाय का मतलब होता है बेटा बिल्कुल अलग बात, मतलब वह है और किसी से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, वातावरण से बिल्कुल अलग। आप पृथक्कृत निकाय के बारे में समझोगे, पृथक्कृत निकाय का अर्थ होता है बाह्य वातावरण से पूर्णतः अलग, बाह्य वातावरण से उसको कोई मतलब नहीं, ना उसके पास कोई है ना वातावरण है, बिल्कुल अलग है बिल्कुल। तो उस निकाय में, जैसे मैं मान के चलूं इस कमरे में आपके पास पेन है,
ये पेन है, तो इस पेन में यदि आवेशित नहीं है या आवेश है, यदि इसमें आवेश नहीं है, निरावेशित वस्तु है, ठीक, डिस्चार्ज निरावेशित वस्तु है, तो इसमें आप बेटा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। या तो आप पास में आवेशित वस्तु लाइए, घर्षण ऐसे नहीं कर सकते, ओम क्लीम बूम भीम फा, ये जो सब होता है ना, ये नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी भी पृथकृत निकाय में आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब उदाहरण में वही वाला दे देना, वही कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने पर बेटा जितना आवेश कांच की छड़ पर आया था, उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश काय पे आया था, रेशम के कपड़े पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना धनावेश यहाँ उतना ऋणावेश यहाँ। जैसे मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश आया था कांच की छड़ पर, तो इस पर कितना आया था, माइनस क्यू आवेश। अगर कुल की बात करें, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। अर्थात बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही नष्ट हुआ, वो एक दूसरे के आवेश को ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो ये आपका मैंने बता दिया बेटा आपको क्या, उदाहरण आवेश के संरक्षण का। तो आवेश संरक्षण का क्या हो गया बच्चे, कि आवेश किसी भी पृथक्कृत निकाय में आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहे हैं यस सर आ गया समझ में। रश्मि कह रही नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, आप पढ़ते रहो बेटा, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और पढ़ाएंगे। आज अच्छी सी बातें बताएंगे आपको और भी बहुत सारी। चलिए ध्यान रखना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेटा एक सार्वत्रिक सिद्धांत है, स्टार पॉइंट है। आवेश संरक्षण, इसमें मैं आपको और भी बताऊंगा अच्छे से इसके उदाहरणों में। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है बच्चे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। कैसा है, सार्वत्रिक सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बेटा सभी जगह पे लागू होता है, कहीं भी, निर्वात में, वायु में, माध्यम में, या कहीं भी, सब जगह पे लागू होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा कुछ बातें यहाँ पे इंपोर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए, कुछ इंपोर्टेंट बातें आप लिखोगे नोट्स टाइप में अलग से, कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। यही हो गई आपकी पहली बात। इसके बाद हमने बेटा न्यूनतम संभव आवेश, ये परीक्षा में कई बार आता है, न्यूनतम संभव आवेश। न्यूनतम संभव आवेश मतलब इस दुनिया में सबसे कम आवेश कितना हो सकता है, वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका की मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं बेटा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कम आवेश। चलो मैं यहीं पे थोड़ी एक बात अब यार लिखवाई थी ना मैंने, कि आवेश अदिश राशि है, बिल्कुल आवेश अदिश राशि है, तथा इसका विमीय सूत्र वो क्या होता है मैं बता दूंगा कहां से आता है। विमीय सूत्र और भी बताएंगे हम, एटी होता है। ये कहां से आया है, ये बेटा यहीं से आया है। क्या होता है हमारा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। समझ गए, एकांक समय में किसी आवेश से बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर कितना आ गया, आई टी। क्यू बराबर कितना आ गया, आई टी। तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, देखिए क्यू बराबर आई टी, तो यहां से क्यू, आई का मान क्या है एम्पियर, टी का मान क्या है आपका बेटा समय। ठीक है, ध्यान से आपको समझे अच्छे तरीके से।
बेटा मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, रुकना, थोड़ा सा अर्जेंट काम है, पानी बरसने लगा और मुझे थोड़ा सा ऊपर काम है, छत पे जाना है, 1 मिनट रुकना, ऐसे कैसे ही रहना, सभी आ रहा हूँ भैया। चलिए, 2 बार आज कपड़े ऊपर डाल गया है, 2 ही बार किस्मत खराब, जब मैं डाल गया तभी पानी आता है। चल रुकना 1 मिनट, माइक लगा लेता हूं मैं। चलिए, तो आ गई बेटा आपको बात समझ में, यहां तक पूरा अच्छे तरीके से है। अब हम अगला पढ़ेंगे बेटा, ये हो गया एसआई पद्धति में आवेश, यहां से आ गया। एक और बात हम लिख सकते हैं कि आवेश, जो अभी हाल मैंने लिखवाई थी, उन्हीं बातों को मैंने एक बार रिपीट करवा दिया। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए, और भी आवेश के बारे में पूरे चैप्टर में चलेगा, ये सब आ गया आपको समझ में। अब अगला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो कि है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण। तो सुनिए ध्यान से, नहीं है कोई दिक्कत, बढ़िया सर समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बस आगे आएगा, सब समझ में आएगा बेटा अच्छे से आपको पूरा, और बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, साफ कर दें, अब है आवेश का क्वांटीकरण। मैं बेटा आवेश संरक्षण के सिद्धांत के उदाहरणों के रूप में मैं आपको एक अलग से 2-5 मिनट का एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा पूरा कि आवेश संरक्षण कहां कहां लगता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, उसमें अलग चैप्टरों पर बात चलेगी, अलग टॉपिक, अलग चैप्टर, चीजें अलग रहेंगी थोड़ी सी, ठीक। चलिए, तो देखिए बच्चों, अब आता है बेटा आवेश का क्वांटीकरण, बात को समझना। अगली चीज क्या है बेटा? आवेश का क्वांटीकरण। सर इसका क्या अर्थ है? आवेश का क्वांटीकरण, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का क्या अर्थ होता है? आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ होता है बेटा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है ना बच्चों, ध्यान से, यहां पर हम लिखेंगे कि प्रकृति में आवेश सदैव एक, किसी भी वस्तु पर, आप लिखें किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित, सदैव एक निश्चित न्यूनतम, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस ये मतलब है बेटा आवेश के क्वांटीकरण का। सर इसका अर्थ और समझा दो, थोड़ा सा अर्थ और समझा दो। तो बेटा इसका अर्थ समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, अथवा आवेश का क्वांटीकरण इसी को कहते हैं। एक सेकेंड ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे बराबर आवेश होता है, इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश। इसके आवेश के मान 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, और ये कितना होता है, इसका परिमाण इसका परिमाण बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰। तो ये क्या क्या है बेटा आपका, अभियाली मैंने बताया था, न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश होता है।
तो इसको हम दर्शाते हैं बेटा ई से। काय दर्शाते हैं? न्यूनतम संभव आवेश को काय दर्शाते हैं हम? ई से दर्शाते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, दुनिया की किसी भी वस्तु पर आवेश, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है आपसे कि दुनिया की किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वह आवेश इस ई का पूर्ण गुणज होता है। सर अर्थात ये आ जाएगा बच्चों, अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान, वो कितना है बेटा आपका ई, उसका पूर्ण गुणज मतलब एन, एन मतलब एक संख्या, और प्लस और माइनस वो तो मैंने आवेश के लिए लगाया है, यदि धनावेश है तो प्लस लेंगे, ऋणावेश है तो माइनस लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं यहां पर जो एन है, यहां पर जो एन है वो क्या है? 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या है। और ई क्या है बेटा आपका? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। उसका मान आपको पता ही है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलोम, इतना। तो सर अब पल्ले नहीं पड़ी कुछ बच्चों के, मुझे लगता है कि सर कह क्या रहा? अरे प्यारे बच्चों, इस वस्तु पर जो आवेश आएगा ना, वो जो ई का मान है, जो ई है 1.14 के माइनस 19, उसका पूर्ण गुणज होगा। मतलब या तो इसके बराबर आवेश आएगा किसी वस्तु पर, या फिर इसके दुगने के बराबर आएगा, तिगने के बराबर आएगा, 4 गुने के बराबर आएगा, 5 गुने के बराबर आएगा। आई बात समझ में? तो किसी भी वस्तु पर इस दुनिया में जो आवेश आता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ये हम कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण में। और यहां ई क्या है? जेरा, इतना मान है ई का। एन का मान क्या है? या तो इस इतना ही आएगा या फिर इसके दुगने के बराबर, तिगने के। अब आता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? अरे प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि मैंने कल आपको आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें बताया था कि भैया ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी। आवेश कैसे आता है? एक इलेक्ट्रॉन के निकलने या एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना आवेश आएगा? इतना धनावेश, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 धनावेश। और यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इतना क्या आएगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ऋणावेश। अब बेटा कोई भी पदार्थ का परमाणु आधा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बताए ले सकता? नहीं ले सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों के निकलने या ग्रहण करने से ही आवेश आ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आएगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आवेश आएगा। समझे बात को? तो अर्थात आवेश कभी इस तरीके से नहीं आता कि 2/3 ई किसी भी वस्तु पर, तुम कहो 1.5 ई, तो ये इस तरीके का आवेश कभी किसी वस्तु पर नहीं आ सकता है। समझ आ गया ये? ठीक है, तो आवेश किसी भी वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम मान, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, के पूर्ण गुणज होता है, यानी उसके बराबर आएगा, दुगना आएगा, तिगना आएगा, 4 गुना आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और वो क्यों आता है ये भाई मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि कोई भी पदार्थ या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 त्यागेगा, 3, अरे आधा, पौना, 1.25, 1.5, 2.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी त्यागेगा। कैसी बात करते हो? ठीक है भाई साहब, कैसी बात करते हो? आगे फिर इसके बाद कह रहे हैं बेटा, अब आता है बेटा आवेश का मात्रक। अब अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? आवेश का मात्रक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। देखो आवेश का क्वांटीकरण। अब आता है बेटा हमारा आवेश का मात्रक या आवेश के मात्रक कहां से आए। सबसे पहला बेटा आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक डायरेक्ट लिखेंगे हम, वो होता है बच्चे कूलोम, वो होता है कूलोम। ठीक, क्या होता है? कूलोम। वैसे हिंदी में अगर बात करें सही तो वैसे वो होता है कूलम्ब, लेकिन कूलोम ही बोला जाता है। कूलम कूलोम एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब क्या आप कहो कि सर कूलम की परिभाषा क्या होगी, कि सर एक कूलम की परिभाषा क्या होती है? तो आप सभी जानते हो बेटा एक कूलम कहां से आया? एक कूलम आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड।
1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। कहां से मैं पीछे लिख देता हूं, Q बराबर क्या होता है IT। ये हम पढ़ के भी आए पहले की क्लासों में और आगे भी हम पढ़ेंगे, Q बराबर IT। तो 1 कूलोम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। अब बेटा कूलोम व्युत्पन्न मात्रक है, ध्यान रखना, कूलोम क्या व्युत्पन्न मात्रक, एम्पियर मूल मात्रक है और सेकंड मूल मात्रक है। 7 मूल मात्रक पढ़े होंगे ना आपने। अरे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, ताप दाब क्या बोल रहे हो, क्या कुछ भी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रता, ज्योति तीव्रता, सब पढ़ा था वही तो 1 कूलोम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। तो आप क्या बोलोगे, यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसमें बहने वाले आवेश का मान 1 कूलोम होता है। ये परिभाषा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात आगे करते हैं बेटा ध्यान से। आवेश का विमीय सूत्र हो ही जाएगा, ये तो मैंने लिखवा ही दिया। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र पहले भी लिखवा दिया ना अभियाल। आवेश का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा बेटा आपका, ए टी, बेटा एम्पियर का ए और समय का टी, ये आवेश का विमीय सूत्र हो गया आपका टी। अब ध्यान से सुनना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब छोटे मात्रक और बड़े मात्रकों की बात करें तो ध्यान से सुनो, छोटे मात्रक और बड़े मात्रकों की बात करें तो बेटा अगर छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक, बेटा आवेश एक बड़ा मात्रक है, ध्यान से सुनना। कैसे पता सर, मैं बताऊंगा। आवेश के छोटे मात्रक, तो छोटे मात्रक है बेटा आपका नैनो कूलोम। सबसे पहले ले लो, एक काम करो, माइक्रो कूलोम। तो माइक्रो कूलोम मतलब 10 की घात -6 कूलोम। एक नैनो कूलोम मतलब होता है 10 की घात -9 कूलोम। पिको कूलोम ले लो, तो एक पिको कूलोम तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -12। तो ये क्या है बेटा, आपके छोटे छोटे मात्रक हैं। माइक्रो, नैनो, पिको, ये सिंपल छोटे छोटे मात्रक हैं बच्चे। कूलोम आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। दैनिक जीवन में जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें कूलोम एक बड़ा मात्रक, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक कूलोम का अर्थ क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे कि एक कूलोम आवेश का अर्थ क्या होता है। यहां से अभी हम निकलवाएंगे आपको कि एक कूलोम आवेश का अर्थ क्या होता है। उससे पहले आप पूरी चीजें लिख लीजिए। अब आता है बेटा आवेश का सीजीएस मात्रक, ध्यान से, आवेश का सीजीएस मात्रक। सर ये क्या है, तो आवेश के सीजीएस मात्रक दो प्रकार से, एक मात्रक होता है बेटा आपका ईएसयू और एक होता है ईएमयू। ध्यान से, सीजीएस मात्रक में दो टाइप चलते हैं, एक होता है बच्चे ईएसयू मात्रक जो कि नॉर्मल सीजीएस मात्रक है, ठीक। ये होता है बच्चे आपका स्थैत कूलोम, क्या होता है, स्थैत कूलोम। और एक होता है बच्चे आपका ईएमयू जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। वो होता है बच्चे आपका एब कूलोम, क्या होता है, एब कूलोम। ध्यान से सुनना है, क्या होता है, एब कूलोम। आवेश का सीजीएस मात्रक दो प्रकार से, एक ईएसयू मात्रक दे रखे हैं आपके बेटा, क्या होता है, एक ईएसयू मात्रक और ईएमयू मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। देखो आपसे पूछा जाए आवेश का सीजीएस मात्रक तो आप बोलो स्थित कूलम, बात खत्म, कुछ नहीं, स्थित कूलम मतलब स्थित कूलम, ठीक है। इसके बाद बात करें ईएमयू मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो होता है वो एब कूलम। सर संबंध क्या है, संबंध निकालेंगे, आप घबरा क्यों रहे हो, संबंध, संबंध निकालें सर। तो आपका जो आपका एक कूलम होता है वह 1/3 × 10⁻⁹ कितना, 1/3 × 10⁻⁹, उल्टा बोल दिया, 3 × 10⁻⁹, एक बटे तो इधर लिखते ना तब आता, 3 × 10⁻⁹ स्थैत कूलम, स्थैत कूलम। सर ये क्या कर दिया, अरे प्यारे बच्चों एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्थैत कूलम, इंग्लिश में इसको स्टेट कूलम बोलते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा में लिखवा देता हूं इधर कि एक कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्थैत कूलम। सर एब कूलम से क्या संबंध है, एब कूलम से संबंध होता है कि एक कूलम बराबर होता है 1/10 एब कूलम। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो एब कूलम है वो थोड़ा बड़ा मात्रक है। देखो आप समझो ना बेटा, 3 × 10⁻⁹ को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 × 10⁻⁹ अरब। तो 3 अरब स्थित कूलम मिलके एक कूलम बना रहे,
और जबकि 10 कूलम मिलकर एक एब कूलम बना रहे हैं। समझे बात को? तो ये बड़ा मात्रक है। एब कूलम क्या है बेटा? एक बड़ा मात्रक है। यदि तुमसे पूछे कि एक एब कूलम में कितने स्थित कूलम होते हैं इन दोनों से, अरे इनको हटाओ बगल, इनको बराबर कर दो, तो एक एब कूलम में ये 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 गुणा 10 की घात 10, 3 गुणा 10 की घात 9 से एक और बढ़ जाएगी ना 10, क्या होता है? इतने स्थित कूलम के बराबर होता है। तो देखो अच्छे तरीके से मैंने क्या बता दिया। अरे बच्चों घबरा क्यों रहे हो? आवेश के सीजीएस मात्रक 2 हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए आवेश का सीजीएस मात्रक लिखिए, आपको केवल एक लिखना है, कौन सा? स्थित कूलम। बात खत्म। और सर स्थित कूलम और कूलम में क्या संबंध होता है? तो एक कूलम जो होता है 3 गुणा 10 की घात में स्थित कूलम के बराबर होता है। अब अगर वो पूछ ले गए आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या है या ईएमयू मात्रक क्या है, तो उसको बोलते हैं एब कूलम। एब कूलम ये बड़ा मात्रक है, और 10 कूलम मिलकर एक एब कूलम बनाते हैं, या एक कूलम में 1/10 एब कूलम। अब इन दोनों में संबंध वो तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। अब यहाँ 1/10 लिखता है, इसलिए मैंने 10 का इधर गुणा कर दिया। 10 की घात 9 थी, वो कितनी हो गई आपकी? 10। तो वो क्या आ गए? स्थित कूलम। तो बस अब इसके बाद आगे मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। क्या नहीं पढ़ा रहा? टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। कल हम कूलम का नियम देखेंगे। कूलम एक वैज्ञानिक थे बेटा, जिनके नाम के आधार पर आवेश के मात्रक वगैरह दिए गए हैं। तो यहां तक मुझे अब कमेंट करके बताइए बेटा, सर फ्रैंकलिन आवेश का मात्रक है क्या? फ्रैंकलिन आवेश का मात्रक नहीं है बेटा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। चलो ऐसे डाउट तो पूछो तुम। पॉजिट्रॉन, एक बच्चा पूछ रहा है पॉजिट्रॉन क्या होता है। ले बेटा देख रवि, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो? रवि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बोल दो ठीक है। बेटा इसका वजन होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 कूलम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो पॉजिट्रॉन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण। सर प्रतिकण मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण मतलब होता है कि पॉजिट्रॉन मतलब आवेश हो बेटा इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन धनात्मक। समझ गए? यहां माइनस का था, ये प्लस का होता है, ठीक है। और वजन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। समझे बात को? नहीं समझे? अरे बेटा प्रोटॉन जानते हो? प्रोटॉन में क्या होता है? आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर परिमाण में। प्रोटॉन पर धनावेश उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। सेम पॉजिट्रॉन की कहानी है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उतना पॉजिट्रॉन पर धनावेश। अब आपको सर पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में अंतर क्या है? अरे गधों, पॉजिट्रॉन में वजन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जबकि जबकि प्रोटॉन में वजन अलग होता है। प्रोटॉन का वजन तो प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो ना, 1.67 गुणा 10 की घात -27। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है। तो पॉजिट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। एक बच्ची पूछ रही थी फ्रैंकलिन आवेश का मात्रक नहीं है बेटा, आवेश का मात्रक कूलम, स्थित कूलम और एब कूलम है, जिनमें की संबंध मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको डाउट हो पूछो जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछो। रवि आ गया क्या बेटा समझ में? पॉजिट्रॉन क्या होता है? इसलिए मैंने वो छोटी सी चीजें नहीं बताई। तो 50 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बेटा पूरा क्लियर कर दिया। ये समझ में आ गया कि आवेश का क्वांटीकरण। लास्ट 2 मिनट में आप देख लीजिए कि आवेश के क्वांटीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं। ये मैं सब साफ कर रहा हूं। आवेश के मात्रक, आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, सी से प्रदर्शित करते हैं। 1 कूलम का मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। क्यू बराबर IT से आया। कोई पूछ ले 1 कूलम आवेश किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? 1 कूलम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बहने में उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजर जाता है। समझ में आ गया? आवेश का विमीय सूत्र हो गया। आवेश के छोटे मात्रक माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, जो आप लेना चाहो। अब इनके बारे में माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 19, वो 10 की घात -19 क्यों लिख दी भैया? 9 होती है, 9 ए लाला 9 होती है। और पिको में 10 की घात -12। सीजीएस मात्रक ये मैंने आपको बताई दी है। चलिए
2 मिनट में एक चीज और देख लीजिए, फिर आप भी बढ़िया फ्री, हम भी बढ़िया फ्री। ध्यानम ददातु, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए कि जो आवेश का क्वांटीकरण आपको क्या बताता है, आवेश का क्वांटीकरण बताता है, ये दो बातें मैं अभी आज सिद्ध कर रहा हूं कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या क्या सिद्ध करोगे। और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया था कि जो कूलोम है वो आवेश का बड़ा मात्रक है। क्यों? देखो, तो कूलोम, एक कूलोम आवेश, एक कूलोम आवेश कोई वस्तु है, तो एक कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बता रहा हूं बेटा मैं आपको, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात सर मतलब इसका मतलब ये कि ये एक वस्तु है, इस पर एक कूलम धनावेश है, एक कूलम धनावेश है। सर इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? ठीक, ये मेरे पास पेन है, ये मैंने पकड़ रखी दूसरे हाथ में, इस पेन में कितना है बेटा, एक कूलम धनावेश है इस पर। ठीक, तो इसकी क्या स्थिति है, इस एक कूलम धनावेश, अब धनावेश कब आता है ये तो तुम्हें पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हूं, कितने इलेक्ट्रॉन देने पे एक कूलम धनावेश आया, पॉइंट समझो, कितने, पूरी वीडियो का सारांश, कितने इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर एक कूलम धनावेश आया, वो निकाल रहा हूं मैं। तो इसी सूत्र से निकालो। तो Q बराबर क्या दे रखा बेटा, एन ही, तो कितना है Q का मान, एक कूलम हमें पता है, एन ऐसा कैसे, E का मान हमें दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -19, हमें एन का मान पता करना है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बटे में पटक दो तो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, बटे इतने आते बटे में एन में, ये सब चीजें छोटी मोटी होती हैं, आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो। भाग दो, 1.6 के ऊपर कितने ले लिए मैंने, 10, बटे में आ गए 16, गुणा 10 की घात 19 ऊपर गई तो प्लस की हो गई, 19 का एक जीरो में इधर ले रहा हूं, तो ये आ गए 100/16 और गुणा में 10 की घात हो गए 18। देखो अब 100 में 16 का भाग दोगे, देखो 100 में ले देख बता रहा हूं भैया, ले 16 छंग 96 डायरेक्ट ही, कितने बच गए 4, फिर कितने हो गए आपके, यहाँ दशमलव लग गया, 40 हो गए, 16 दूनी 32, कितने आ गए 8 और 16 पंजे 80, तो 6.25, तो मतलब कितने आ गए 6.25 गुणा 10 की घात 18। हे मुड़मुड़ियो, इतने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसका ओरिजिनल वर्जन पता है ये कितना है, 2 जीरो हटा दो और 2 जीरो हटा दो तो 625 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिन लो इतने इलेक्ट्रॉन। कचू ने वीडियो रोक दी, अरे वीडियो नहीं रोको है, घबराओ मत वगैरह, डर दई भैया, मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल नहीं फेंकना। इतने इलेक्ट्रॉन यदि कोई एक पता, इसने इसने इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तब जाके इस पे एक कूलम आवेश आया था, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। एक कूलम आवेश का मतलब 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? तो अब आप निकाल लेना 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेना है आपको। ठीक है, होमवर्क रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बताइए बेटा क्लास कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1 घंटा हो चुका है बेटा पूरा, बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया समझ में आया। मैंने कितने टॉपिक बता दिए आज, एक बार लिख के बता देता हूं, कितने टॉपिक बताए थे, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां तथा अंतर, दूसरा क्या बताया था, आवेशन की विधियां तथा अंतर, आवेश के बारे में पूरा पढ़ाया, फिर संरक्षण का सिद्धांत आवेश के, फिर क्वांटीकरण, फिर मात्रक। तो कितने टॉपिकों पे बात हो गई, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक कंप्लीट। ठीक, ये बेसिक वीडियो पूरी, कल से चालू करेंगे कूलोम का नियम। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो तुम्हें धड़ल्ले समझ में आएगा, बस ये 2 वीडियो में जो दिखा है, आपके पास किताब वगैरह हो उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे अब आपको शानदार तरीके से स्मूथली क्लास चलेगी, बढ़िया शानदार तरीके। जय हिंद, जय भारत, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। कह रहा है मस्त आ गया सर, मस्त, अच्छी, मस्त सर, अच्छी है, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण बच्चों, बाय टाटा गुड नाइट, सो जाइए।